नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1912 के एक ऐसे ऐतिहासिक और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प सरकारी दस्तावेज को खंगालने वाले हैं जो ये साबित करता है कि एक सदी से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ऑफिस की डायनामिक्स और कागजी कार्रवाई की चुनौतियां बिल्कुल नहीं बदली हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ऑफिस में काम करने वाले हर इंसान को अपना सा लगेगा। देरी से किए गए भुगतान अत्यधिक आपत्तिजनक हैं क्योंकि वे ऑडिट की कार्यकुशलता को कम करते हैं और धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं। सुनने में कितना नाटकीय लग रहा है ना, लेकिन 1912 का ये कोड सिर्फ एक साधारण शिकायत नहीं है। ये एक्सपेंस रिपोर्ट या बिल जमा करने में होने वाली देरी के खिलाफ एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। जरा सोचिए, एक सदी पहले भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सिरदर्दी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की 1912 का एक नौकरशाही टाइम कैप्सूल। अब जरा इस प्राथमिक स्रोत पर गौर कीजिए। ये सचिव आर बर्न द्वारा लिखा गया पत्र संख्या 919/64 है। इसकी तारीख देखिए, 22 मार्च 1912, और ये इलाहाबाद से जारी किया गया था, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ये दस्तावेज अपने आप में एक इतिहास है और इसकी भाषा हमें सीधे औपनिवेशिक काल के भारत में ले जाती है, जहां से हमें उस वक्त के काम करने के तरीके की साफ झलक मिलती है। इस अकेले ज्ञापन का स्तर कितना बढ़ा था ये समझना बहुत जरूरी है। जरा इसके प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट सुनिए। विभागों के प्रमुख, मंडलों के आयुक्त, जिलाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपराज्यपाल के निजी सचिव और यहां तक कि सरकारी प्रेस के अधीक्षक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मतलब प्रशासन के हर बड़े और उच्च पदस्थ अधिकारी को यह संदेश भेजा गया था। इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ संबोधित करने का सीधा सा मतलब है कि यह मुद्दा प्रशासन के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुका था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 1 साल के विस्तार की विफल योजना। नौकरशाही में हुई इस पूरी उथल पुथल की टाइमलाइन वाकई दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं था, सिविल अकाउंट कोड के मूल नियम के हिसाब से दावों को दायर करने के लिए 6 महीने का समय मिलता था। फिर सरकार ने सोचा कि चलो थोड़ी ढील देते हैं और पिछले वर्ष एक संशोधन के जरिए इस समय को बढ़ाकर 1 साल कर दिया। लेकिन गेस कीजिए क्या हुआ। मार्च 1912 आते आते ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फ्लॉप हो गया और समय सीमा को वापस घटाकर 6 महीने करना पड़ा। सरकार ने उदारता तो दिखाई, लेकिन तुरंत ही उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होने लगा। अनुभव से पता चला है कि इस विस्तार के कारण ऑडिट कार्यालयों में असुविधा और अतिरिक्त काम बढ़ा है। ये वो सटीक पल है जब प्रशासन ने खुलेआम अपनी हार मान ली। देखिए, मानव स्वभाव की ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जब भी काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिलता है तो वो काम आखिरी दिन तक टल ही जाता है ना? अच्छी नीयत से किए गए इस 1 साल के एक्सटेंशन ने कर्मचारियों को और लापरवाह बना दिया, जिससे ऑडिटरों के लिए भारी सिरदर्द और भयंकर अव्यवस्था पैदा हो गई। यह एक बहुत ही औपचारिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रिफरिंग क्लेम्स, यानी दावे प्रस्तुत करना। आसान भाषा में कहें तो यह सरकार से अपने बिल पास कराने या खर्च का पैसा मांगने का एक पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है। सचिव बर्न की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि नियम की इस छूट ने दावे प्रस्तुत करने में लापरवाही को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर दिया था। सीधी सी बात है, जब लोगों को पता चला कि बिल जमा करने के लिए पूरा 1 साल पड़ा है तो फाइलों की रफ्तार अपने आप कछुए की चाल जैसी हो गई। अब आते हैं भाग 3 पर, नियमों को वापस लेना। इस रोलबैक को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 2 अलग अलग तरह के वित्तीय दावों के बीच का अंतर समझना होगा, जिनका जिक्र सचिव बर्न ने किया है। एक तरफ है अनुच्छेद 5B, जो अकाउंटेंट जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना सरकार के खिलाफ किए जाने वाले सामान्य दावों से जुड़ा है, और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 5C, जो विशेष रूप से अधिकारियों के वेतन, भत्ते या इंक्रीमेंट के बकाये से संबंधित है। इससे हमें पता चलता है कि ये बदलाव कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और ये डेटा शानदार ढंग से दिखाता है कि सरकार ने कैसे कड़े कदम उठाए। सरकार के खिलाफ सामान्य दावों की जो समय सीमा 1 वर्ष थी, उसे सीधा आधा करके 6 महीने कर दिया गया। इसी तरह वेतन और भत्तों के बकाया की समय सीमा जो पहले 2 वर्ष थी, उसे भी बड़ी आक्रामकता के साथ घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। सरकार का विजन बिल्कुल साफ था, हर स्तर पर समय सीमा को आधा कर दो ताकि कोई भी फाइल ज्यादा समय तक धूल न फांके। चलिए अब देखते हैं भाग 4, धोखाधड़ी और लापरवाही को रोकना। इस पत्र के दूसरे पैराग्राफ में आकर टोन पूरी तरह बदल जाती है। बर्न लिखते हैं, मैं साथ ही इस बात के महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी दावे तत्परता के साथ प्रस्तुत किए जाएं। ये कोई साधारण रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही विनम्र लेकिन बेहद दृढ़ आदेश है।
यहाँ सभी सरकारी कर्मचारियों से काम में तत्परता यानी प्रॉम्प्टिट्यूड की सख्त मांग की जा रही है। शब्द भले ही सधे हुए हों, लेकिन इसके पीछे का औद्योगिक दबाव बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि 1912 की सरकार आखिर इतना डर क्यों रही थी? सबसे बड़ा डर यह था कि कागजी कार्रवाई में देरी सिर्फ एक कष्टप्रद प्रशासनिक समस्या नहीं है, इसके बजाय ये सीधे तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी के दरवाजे खोलती है। खुद सोचिए, जब पुराने बिलों का निपटारा महीनों या सालों बाद किया जाएगा तो उन रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ठीक यहीं गबन और करप्शन पनपने लगता है। अब सिर्फ नियम बना देना ही काफी नहीं था, उन्हें लागू भी तो करना था, राइट? इसके लिए 3 बहुत ही कड़े कदम उठाए गए। पहला, सिविल अकाउंट्स कोड में एक सख्त नोट जोड़ा गया। दूसरा, किसी भी देरी का अब एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देना अनिवार्य हो गया। और तीसरा, जो सबसे अहम था, अगर आपने देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया तो आपका मामला सीधे आपके विभाग प्रमुख के सामने रख दिया जाएगा। ये लेट लतीफी करने वाले कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने और उन्हें जवाबदेह बनाने का एक बेहद सख्त तरीका था। लेकिन इस पूरे सख्त लेटर में एक चीज जो सबसे मजेदार और दिलचस्प है, वो है इसका अंत। पूरी चिट्ठी की चिड़चिड़ी और सख्त टोन के बिल्कुल विपरीत ये हस्ताक्षर देखिए। मुझे ये कहते हुए सम्मान हो रहा है महोदय, आपका अत्यंत आज्ञाकारी सेवक आर बर्न, सचिव। ये ब्रिटिश राज की नौकरशाही का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब आप संदेश चाहे कितना भी कठोर क्यों न दे रहे हो, पत्राचार में शिष्टाचार और फॉर्मेलिटी से कोई समझौता नहीं होगा। अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, कागजी कार्रवाई में देरी की कीमत। जरा इस कागज पर छोड़े गए इन फोरेंसिक डिटेल्स पर गौर कीजिए। लाल स्याही से लिखे गए ये जो ट्रैकिंग नंबर हैं, ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये दस्तावेज 1 अप्रैल 1912 को लखनऊ पहुंचा था। इलाहाबाद से 22 मार्च को शुरू हुई ये यात्रा अलग अलग दफ्तरों और मेज़ों से गुजरते हुए इन नंबरों और मोहरों के रूप में दर्ज हो गई है। ये इस बात का एकदम ठोस और जीता जागता प्रमाण है कि उस दौर में हर एक कागज को कैसे मैनुअली ट्रैक और प्रोसेस किया जाता था। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लखनऊ पहुंचने के बाद इस ज्ञापन पर रबर स्टैंप लगाया गया और इसे कमान की श्रृंखला में और नीचे जेल अधीक्षकों तक अग्रेषित कर दिया गया। इसे महानिरीक्षक कारागार के प्रधान सहायक के आदेश से आगे बढ़ाया गया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सरकार का कोई भी कोना, यहां तक कि दूर दराज की जेलें भी इन नई डेडलाइन से बच नहीं सकती थीं। आदेश सभी के लिए था और सबको मानना था। तो इन सब चीज़ों को देखने और समझने के बाद अंततः एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या एक्सपेंस रिपोर्ट, लेट फाइलिंग और इस प्रशासनिक बोझ से हमारा आधुनिक कॉर्पोरेट जगत 1912 से कुछ अलग है? या क्या कागजी कार्रवाई से जुड़ी ये सिरदर्दियां केवल एक कालातीत मानवीय स्थिति है? आज हमारे पास ईमेल हैं, डिजिटल पोर्टल हैं, सब कुछ ऑटोमेटेड है, लेकिन फिर भी डेडलाइन मिस होने और ऑडिटरों की हताशा की ये कहानी एक सदी से भी अधिक समय के बाद बिल्कुल वैसी ही लगती है ना?